क्षमागणी, मैं हूं हरिंदर सिंह जोधा, राजस्थान एसोसिएशन यूके से। आज का जो विशेष कार्यक्रम है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इसमें हमने राजस्थान के बहुत सारे विशेष लोगों को आमंत्रित किया कि वो इस मंच पर पधारें और अपनी आत्मा और अपने मन के तारों को हमारी आत्मा और हमारे मन के तारों के साथ जोड़ें। इसी श्रेणी में हमने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, बट आज के जो विशेष अतिथि हैं, जो नाथद्वारा की गलियों से लेकर गुजर कर दिल्ली की ल्यूटियंस जोन तक पहुंचे, मतलब नाथद्वारा की लेन से ल्यूटियंस जोन की लेन तक पहुंचने वाले और अपने सितारे को बुलंदी तक पहुंचाने वाले विशेष अतिथि, जो बहुत सारे पदों पर रहे, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर मंत्री पदों से लेकर आज स्पीकर पद पर विराजमान हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ऑनरेबल माननीय अध्यक्ष श्री सीपी जी जोशी साहब, मैं उनका राजस्थान एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। श्री सीपी जोशी साहब, क्षमागणी होता। हमने विशेष कालों में देखा ऐसा, मैं जगजीत सिंह जी का एक छोटा सा एक गजल और मिसरा है जो मुझे बहुत याद आता है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में उसका बहुत सारे उनके संबंध है, जो अपनी मर्जी से कहाँ अपनी सफर के हम है, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम है। ये गजल थी, लेकिन मैंने सुना किसी से कि आपका फेवरेट कोट है कि बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब जो आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, आप उसी में विश्वास करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, शायद उन विषयों पर आपका इतना मंतव्य नहीं है, जितना मंतव्य आपका ये है कि आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है। तो मुझे 4-6 लाइनें किसी ने लिख के भेजी थी कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों तक, किसको मालूम है कहाँ के हम, किधर के हम हैं। जिस्म से रूह तलक अपने कई आलम हैं, कभी धरती के कभी चांद नगर के हम हैं। चलते रहते हैं, चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस रह गुजर के हम हैं। जिस राह पे आप चल रहे हैं ये एक बहुत लंबी यात्रा है, और ये लंबी यात्रा का पार्ट और हिस्सा हम सबके जीवन में कुछ अच्छा देकर जाए, इस मंतव्य से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यूके में, यूरोप में और अमेरिका में और सुदूर भारत में जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन आत्मा के तारों को सुने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्षमागणी। पहला मेरा सवाल है, आज का विषय का जो शुरू करें उससे पहले मैं अभी उस धरती पर बैठा हूं जहां पर 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा की संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जहां पर इस दुनिया ने लोकतंत्र के नए लेखों को उद्भाषित किया। और आप उस धरती पर बैठे हैं जहां पर डेमोक्रेसी, और राजस्थान की उस धरती पर जहां पर पंचायती राज का भी उद्भव हुआ। ये एक बहुत बड़ा लंबा और महीन तार है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उस पहला सवाल ये कि इन 70 वर्षों में यहाँ इंग्लैंड में मैंने देखा कि लोकतंत्र उन सच्चे मायनों में है जो 1215 से मैग्ना कार्टा की संधि के बाद शुरू हुआ। एज ए स्पीकर, आप क्या सोचते हैं कि इन 70 सालों में लोकतंत्र भारत में कहां तक पहुंचा है, कितना मैच्योर हुआ है, और इसके और आगे क्या प्रतिफल हो सकता है? लोकतंत्र भारत में इवॉल्व हो रहा है। 1952 में चुनाव शुरू हुए, उस समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर आ गया। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया, जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज होकर विलेज में कन्वर्ट हो गई है। आज इंफॉर्मेशन लोगों के पास ज्यादा है। तो हिंदुस्तान में 52 से लगाकर आज तक की यात्रा देखें हम, अलग अलग पड़ाव के बाद हमें लगता है कि हम अब डेमोक्रेसी को इवॉल्व कर रहे हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट की कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, स्टेट्स को हमने उसमें जगह दी। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात कर रहे हैं हम, वो अभी उस स्टेज पर नहीं है जिस स्टेज पर हमने कंसीव किया है। कि मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग अनुभवों के बाद, चाहे वो इमरजेंसी का अनुभव हो, चाहे अभी का अनुभव हो, चाहे बीच में कोलिशन गवर्नमेंट का अनुभव हो, कुल मिलाकर हिंदुस्तान में लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है। और ये एक अच्छा अनुभव है कि जितने अलग अलग एक्सपीरियंस पहले हो जाते हैं, उतना ही मैच्योर्ड होकर लोकतंत्र देश में उभरेगा और ये दुनिया के लिए अच्छा सगुन देगा। ये मैं मानता हूं। इसी विषय पर एक चीज तुरंत मुझे आई कि लोकतंत्र की इस 70 साल की यात्रा में जो आगे और इवोल्यूशन पे प्रोसेस में जाएगी,
हम जो ज्यादातर आज श्रोता है वो सब एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है या फिर नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज है, जो एक नई टर्म है आज, जो शायद धीरे धीरे कुछ सालों से फैशन में आ रही है, जो अप्रवासी राजस्थानी है। राजस्थानियों का या फिर अप्रवासी भारतीयों का भारत के लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी खुद अप्रवासी भारतीय थे। एक एनआरआई जब विदेश से पढ़ लिख कर दक्षिण अफ्रीका गए, वहां से जब वापस भारत आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे आजादी का आंदोलन कहते हैं। ठीक वैसे ही 2014 के इलेक्शन में भी अप्रवासी भारतीयों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप क्या सोचते हैं कि अप्रवासी भारतीयों की भविष्य में भारत के लोकतंत्र के प्रति क्या भूमिका हो सकती है और उसे किस तरह से निभाना चाहिए? लोकतंत्र में एक बड़ी जो कमजोरी अब सामने नजर कर आई है वो कि इस देश में जिस तरह का अभी कोरोना के समय में माइग्रेशन हुआ, उससे दो चीज उभर के आई कि हमने 70 साल में प्रगति तो की, पर प्रगति में एक तबका पीछे रह गया। आज जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, जिनका अलग अलग देशों में अनुभव है, उनके अनुभव के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली में हम किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर कर इस देश में जो विषमता है उसको कम कर सकें, यदि ये हमने अर्जित कर लिया, जिससे अप्रवासियों की बड़ी भूमिका है, तब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो दुनिया के लिए एक आदर्श होगा। क्योंकि लोकतंत्र में ही अब आजादी मिलती है अपनी बात को कहने की, और लोकतंत्र पद्धति के माध्यम से ही हम विचारों की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी नीति निर्धारण का काम कर सकते हैं। कि मैं ऐसा मानता हूं कि अप्रवासी भारतीय की भूमिका अब ज्यादा है, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है, अलग अलग देशों में वो रह रहे हैं, अलग अलग देश की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर के उनके एक्सपीरियंस है, और देश जो हिंदुस्तान है उसमें अलग अलग विविधता है। उस विविधता के साथ हम लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरह से तेज गति से इकोनॉमिक एक्टिविटी को करके ये जो विषमता है उसको कम कर सके, इसमें मैं मानता हूँ उनकी अहम भूमिका है। बहुत अच्छा। राजस्थानी समाज या राजस्थानी संस्कृति एक वट वृक्ष है, जो राजस्थान से जन्मी, वहां पली बढ़ी, और उनकी शाखा, हम सब शाखाएं हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं या फिर एकेडमिक माइग्रेंट हैं या फिर कल्चरल माइग्रेंट है, तो हमारा राजस्थान से सबसे बड़ा कनेक्शन है कि वहां का लोक जीवन कैसा, वहां की लोक संस्कृति कैसी है, या फिर हमने जीवन में यदि कुछ अर्जित किया तो समाज को हम वापस क्या दे सकते हैं। तो सरकार या जिस विधानसभा या फिर जो दूसरे तंत्र हैं, वो इस तरह के क्या रोल कर सकते हैं जिससे जो अप्रवासी राजस्थानी है या अप्रवासी भारतीय हैं, वो प्रैक्टिकली वापस जाकर समाज में उस विषमता को, उस असंगति को दूर करने का प्रयास कर सकें? ऐसा क्या कर सकते कुछ तो हमारे जो संवैधानिक नियम है उन नियमों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हम ड्यूअल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जो हमारा कल्चर हेरिटेज है, जैसे राजस्थान तो एक भाग है, पूरे देश की हम कल्पना करें तो इतनी विविधता इस देश के अंदर है, और उतने ही विविध अनुभवों के अप्रवासी भारतीय आज दुनिया के अंतर्गत हैं। तो कल्चर एक्सचेंज अपना एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो है, मैंने कहा आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, जब तक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज जो हमारे लोगों के पास है, जैसे आपने खुद ने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत कठिन परिस्थिति में रहने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में जाकर उन्होंने बिजनेस किया। इसलिए मारवाड़ी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो मारवाड़ के लोगों ने, सीकर, झुंझुनू और इनके लोगों ने कहाँ आसाम का नॉर्थ ईस्ट जहाँ जाकर उन्होंने कलकत्ता वहां जाकर बिजनेस किया और अपनी एंटरप्रेन्योर क्षमता को प्रदर्शित किया। ठीक उसी प्रकार आज जितने अप्रवासी भारतीय हैं जो बाहर जाकर अपने एंटरप्रेन्योर स्किल को बढ़ाकर उस देश के निर्माण में भागीदारी निभा रहे हैं, खुद के परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये जो उनका अनुभव है उस अनुभव को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट्स पे और नेशनल लेवल पर, कि कैसे हम उनके अनुभवों का लाभ लेकर कल्चर जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे देश को एनरिच करें, और साथ में जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज है उसके माध्यम से देश की जीडीपी बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस संबंध में जो हमारे अनुभव है, चाहे वो छोटे प्रदेश के हों, चाहे जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश को जहाँ कल्चर हेरिटेज बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पर डेजर्ट में रहने वाला आदमी में एंटरप्रेन्योर स्किल है, ऐसे जो अनुभव है उन अनुभवों को इंटीग्रेट करके देश को आगे बढ़ाने के संबंध में कुछ नियम और कानून में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। फिर भी ये शायद जितने भी अप्रवासी राजस्थानी हैं, उनके दिलों में अपने घर, अपनी माटी, अपनी जमीन, अपने लोगों के प्रति प्रेम बहुत है, और वो प्रेम सिर्फ शब्दों तक सीमित सीमित नहीं है, वो प्रेम कर्मों में परिवर्तित होना चाहता है। वो प्रेम ऐसा कि वो चाहते हैं कि वो अपने
गाँव में अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। यदि डेमोक्रेसी या जो आज का तंत्र है, यदि कुछ ऐसा सिस्टम विकसित करे जिससे यहाँ पर बैठे लोग, वहाँ पर बैठे लोगों की उस आर्थिक और सामाजिक विसंगति और उनको दूर कर सके, ऐसा यदि कुछ हुआ तो ये बहुत अच्छा रोल होगा। यदि हम गाँव की बात करें तो आपने पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय सँभाला। आप ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गाँव में टेक्नोलॉजी या ग्रामीणों में टेक्नोलॉजी किस तेज़ी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी ग्रामीणों के जीवन को कैसे बदल सकती है? आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई तबका नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल के माध्यम से हम उन सब चीजों को उन गांव के अंदर दे सकते हैं जिनका अनुभव हमारे अप्रवासी भारतीयों का है। एक नए सिरे से कल्पना हम कर सकते हैं। आज आप जहां से बैठे हुए हैं, जिस गांव के आप हैं, उस पंचायत से आपका सीधा संबंध करें और आप उसकी एडवाइजरी का रोल का काम करें, तो उस पंचायत में आईटी के माध्यम से आपके अनुभव का लाभ उस पंचायत को भी मिल सकता है और पंचायत से उस गांव के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। इसलिए आईटी ने एक बड़ा रिवोल्यूशन किया है। उस आईटी के माध्यम से आज अप्रवासी भारतीयों का लाइव कांटेक्ट, उनके अनुभव का लाभ पंचायत में मिल सके। ये नए अवधारणा को हमें ताकत देना पड़ेगा कि कैसे उस अनुभव को हम डिसेंट्रलाइज रूप में जो हमारी संस्थाएं हैं उनको ताकत देने का काम करें, जिससे वो तेज गति से आगे बढ़ सके। क्योंकि गांव में इतनी विविधता है, कोई गांव में कल्चर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, किसी गांव में एंटरप्रेन्योरियल स्किल की ज्यादा है, कहीं एग्रीकल्चर की स्कोप ज्यादा है। इतनी विविधता के जो हमारे गांव हैं, जहां हमने पंचायत राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह दी है, वहां पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आईटी के माध्यम से आज बड़ी भूमिका हमारे अप्रवासी भारतीय निभा सकते हैं। ऐसी मेरी अवधारणा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये मूर्त रूप लेगी। ये मैं चाहता हूँ ईश्वर हमारी जो ये कामना है, इस कामना को पूरा करे। इसी कामना में मैं इन सारे विषयों से अलावा आपका एक बहुत फेवरेट विषय है डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के मॉडल्स। आपको क्या लगता है राजस्थान, भारत में जो डेमोक्रेसी के जो मॉडल्स हैं, कौन-सा ऐसी चीज़ है जो बहुत सूटेबल करेगी और किन चीज़ों को परिवर्तित किया जाना बहुत ज़रूरी है अगले 5 या 10 सालों? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस तरह की एब्रेशन सामने आए हैं, हमने आज देखा है कि आज यदि डिसिसिव लीडर होता है तो डिसिसिव लीडर के परिणाम अच्छे भी होते हैं और डिसिसिव लीडर के कुछ निर्णयों के कारण आगे जाके उसका इम्पैक्ट भी अलग आ सकता है। तो आज ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि हम पूरी तरह से डिसिसिव लीडर पर ही हमारी सारी योजनाओं को निर्भर करेंगे तो उसके खतरे ज्यादा है। पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम जितना ज्यादा मजबूत करेंगे, उतना ही हमारा निर्णय सब प्लस माइनस को डिस्कस करने के बाद ओवरऑल ठीक ढंग से नीति बनने का काम हो सकेगा। एक तो ये आवश्यक है। दूसरा, 70 साल बाद हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब आईटी के माध्यम से हर सिटीजन को हम एम्पावर कर रहे हैं। वो सिटीजन अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो, अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक हो और जो सरकार की नीतियां बना रही है उन नीतियों में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं समझता हूं कि इस अवधारणा को भी आगे वाले समय में हमें कहीं न कहीं स्थान देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये तो सारे विषय ऐसे थे जो मुझे कई बार लगता है कि बड़े लोगों में, भद्र लोक में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, फिर कुछ लोग जो करमचंद होते हैं, वो इस पे कर्म करते हैं। पर मुझे आपके व्यक्तित्व के 2-3 और पहलू हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि है। एक विषय तो जग ज़ाहिर है कि आप उस विषय के तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन दूसरा विषय है कि आपके जीवन के अनछुए पहलू, नाथद्वारा की गलियों से आप निकले। अभी मैं पहले प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, उसमें 3 पी थे, अभी कार्यक्रम सोचते-सोचते उसमें एक चौथा पी भी शामिल हो गया, कि जो आपने लाइफ में उदयपुर में जो आपने फिजिक्स में देखा, साइकोलॉजी में देखा, फिर प्रेज़िडेंट बने, फिर पॉलिटिक्स की। तो ये जो 4 पी उदयपुर में आपने देखा, तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके स्टूडेंट लाइफ की या उदयपुर के उस दौर की रही, जो एमबी हॉस्टल की और साइंस कॉलेज की या ह्यूमैनिटी कॉलेज की, तो आप हम सबसे शेयर करवाएं। मेरा एक अनुभव, मैं नाथद्वारा से स्कूलिंग करके कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए आया, तब फर्स्ट ईयर में 100 नंबर के तो थ्योरी पेपर होते थे और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था साइंस में। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका पढ़ा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं गांव से जिस बैकग्राउंड से आया, तो मैंने देखा कि जो शहर का बच्चा है,
या जो वेल कनेक्टेड फैमिली से बच्चा है, उसके प्रैक्टिकल में नंबर आ रहे हैं 50 में से 40, 45, और उसके थ्योरी में 100 में से नंबर आ रहे हैं 50, और ओवरऑल 50 प्लस 40 90 नंबर हो जाते हैं, तो 150 में से 60% मार्क्स बन जाते हैं। तो मैंने बहुत नजदीक से इस बात को देखा कि एक बच्चा जो गांव का बैकग्राउंड का आ रहा है, जो अपने विषय में मेहनत करके पढ़ रहा है, वो यदि थ्योरी में मेहनत करके 70 नंबर ला रहा है और प्रैक्टिकल में उसको 30 नंबर ही मिल रहे हैं, या प्रैक्टिकल में 50 में से उसको 20 नंबर ही मिल रहे हैं, तो उसके साथ जो न्याय है वो नहीं हो रहा है। इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा, और इसके कारण जब बीएससी के बाद आप एमएससी में एडमिशन लेने जाते हैं, तो एमएससी में एडमिशन मेरिट से होती थी। मैं जब एमएससी में एडमिशन लेने के लिए गया, तब सीटें थी 10, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और में। तब मैंने पहली बार इस बात को महसूस किया कि सीटें बढ़नी चाहिए। तब हमने छात्र आंदोलन के रूप में भाग लिया और कॉलेज में सीटें बढ़ाने का काम करने की कोशिश की, जिससे और बच्चों को और एमएससी और पीजी करने का मौका मिल सके। एक तो मेरा अनुभव ये रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और उसका आज दूसरा रूप हो गया। आज जो हैव्स है, अच्छे घर परिवार के जो बच्चे हैं, वो हाँ। कोचिंग करने जा रहे हैं, वो कोचिंग में उनके माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक गरीब गज का बच्चा लड़का है, उसके माँ बाप कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एजुकेशन होने के बाद भी उनमें सामाजिक विषमता तो बनी रहेगी। तो ये ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे विषमता को कम करें। अब आईटी के माध्यम से आज हम एजुकेशन देना चाहते हैं। अब गांव के गरीब आदमी के पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो आईटी के माध्यम से एजुकेशन देना चाहते हैं। अर्बन का बच्चा तो उस एजुकेशन को ले लेगा, और गांव का गरीब आदमी का बच्चा है, उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उस मजदूरी के बाद वो आईटी से मोबाइल में क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, न माँ बाप उसको गाइड कर सकते हैं, न बच्चा कोई समझ सकता है। तो आने वाले समय में ये विषमता और ज्यादा बढ़ेगी। इन चीजों को मैंने स्कूल लाइफ में भी देखा, कॉलेज लाइफ में भी देखा, और आज राजनीति में भी भाग लेने के बाद मैं देखता हूँ कि आज हम बड़े प्रभावित हैं। आईटी एजुकेशन को जगह मिलनी चाहिए। पर आईटी के एजुकेशन, गांव का गरीब आदमी है, आज हजारों मजदूर आदमी आप सड़क पे आपने निकलते हुए देखे होंगे, उस मजदूर के लड़के को आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मजदूर का लड़का मोबाइल पर लेकर आईटी के माध्यम से एजुकेशन को ले सके। तो ये बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया कि आईटी के माध्यम से हम इस विषमता को तो कम करें, लेकिन इस विषमता को कम करने के लिए उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं सुधारेंगे हम, तो उनके पास वो टूल उपलब्ध नहीं होंगे जिस टूल के माध्यम से हम प्रभावशाली ढंग से आईटी की एजुकेशन दे सकते हैं। इससे चैलेंजेस अनुभवों के साथ बढ़ते हैं, और वो अनुभव बताते हैं इस बात के लिए कि इन अनुभवों के आधार पर हम यदि समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर ये मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि जो अवसरों की जो समानता नहीं है, वो भारत में एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला है। जो अभी हम मैग्ना कार्टा की संधि की बात कर रहे थे, इस लोकतंत्र का परिणाम है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में समानता है, वहाँ अवसरों की भी समानता है, वहाँ मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र के मामले में भी समानता है, और ये इस लोकतंत्र की क्या कह सकते हैं कि एक सच्चा फ्रूट है, जिसको हम आज सब एन्जॉय कर रहे हैं। इसी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग ये सुनना चाहते हैं कि जब आप छात्र जीवन में थे, जैसे मैं भी उसी साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ, एक एक बड़ी पीढ़ियों का फासला रहा, लेकिन क्या उस समय भी भट्टा नाम की जगह थी जो एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। वहाँ पर भी कई रोचक घटनाएँ घटती थी जो हम सबके जीवन को बड़ा बदलाव लाती थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है हर आदमी के छात्र जीवन में जो अ, एक जीवन भर की याद बनकर रह जाती है। तो मैं सोचता हूँ एक ऐसी आप ज़रूर कोई बात फरमाएँ। आपको मालूम है कि एमबी कॉलेज में जो एक गेट तो कॉमर्स की साइड से खुलता था, और हुँ, कॉमर्स की गेट से हम जब बाहर निकल के आते थे, थोड़ी दूर पर संगम रेस्टोरेंट पे आप चाय की, आपको याद होगी कि हमारा एक मोटा सा आदमी उसका मालिक था, हाँ, और गर्मी के समय में बाहर वो कुर्सी लगाते थे, और गर्मी में पहले पानी छटक देते थे जिससे आप गर्मी में बाहर आके बैठ सको। उसी के पास एक सिगरेट की दुकान थी, उसके दूसरी तरफ साइड में एक धोबी की दुकान थी। आपको वो सब चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कॉलेज में हम डिस्कस करने के बाद, हॉस्टल में खाना खाने के बाद आते तो टहल करते हुए यदि सिगरेट पीने की इच्छा होती तो संगम रेस्टोरेंट पर आकर वहां खड़े रहकर बैठते थे 2 मिनट। श्याम जी उनका नाम था, और वहां हुँ, बैठकर बात भी करते थे, चर्चा भी करते थे, और जिनको सिगरेट पीने का शौक था वो सिगरेट पीने की अपनी लत को भी वहां पूरा करते थे, चाय पीने की लत को भी करते थे। लेकिन संगम रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह थी, शाम को ला कॉलेज चलता था, ला कॉलेज के विद्यार्थी भी जो शाम पढ़ते थे वो भी संगम रेस्टोरेंट पे आते थे। उसके नीचे जाते थे तो नीचे अलग जो गेट है, उस गेट के पास अलग दुकान थी, पान की दुकान थी वहां पर, और उसके आगे जाकर जो हमारी सरदार कॉलोनी थी, उस सरदार कॉलोनी गुरुद्वारा आ जाता था।
तो कुल मिलाकर वो एक एक्टिविटीज का जो जगह थी कॉलेज के बाहर, सड़क के इस इतर जो भी हम चर्चा करते थे, उनके स्थान वो होटल थी या वो जगह थी जहाँ पान मिलता था, वह जगह थी जहाँ सिगरेट मिलती थी। तो वो जिंदगी में जब हम कॉलेज प्रारंभ करते हैं, तो वो बहुत सी घटनाएं याद होती है जहाँ वहाँ खड़े होकर हम अपने एक दूसरे की छात्र राजनीति की चर्चा करते थे। हम अपने अपने जो एग्जामिनेशन में जो हमारे है उसकी चर्चा करते थे। हॉस्टल में एक दूसरे के साथ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे, वो चर्चा करते थे। तो अनुभवों को सजाने का, संवारने का एक स्थान वो भी था, जो महाविद्यालय के बाहर, बाउंड्री के बाहर जो मैंने नाम बताए वो स्थान थे। उन जगह पर मैंने भी अपने जीवन के अच्छे समय निकाला। सही बात है। आदमी जीवन में कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी ऊँचाई पर पहुँच जाए, पर ये जो जीवन के, छात्र जीवन की जो यादें हैं, वो उसके मानस पटल की अमिट यादें होती हैं। उन्हें जीवन की कोई भी घटना उनके उनके मानस पटल से उनको अलग नहीं कर सकती। जब आप फरमा रहे थे तो मुझे वो सारी चीज़ें, वो सारी दुकानों की सीक्वेंस और वो सारी चीज़ें एकदम याद आ गई कि दिस इज़ हाउ भट्टा और ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ थी। जब हम उदयपुर और नाथद्वारा की बातें कर रहे हैं, तो हमारे साथ इसी ज़ूम कॉन्फ्रेंस में काफ़ी महानुभाव राजस्थान एसोसिएशन से, अमेरिका से, मैनचेस्टर से, ऑक्सफोर्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कनेक्ट करना चाहूँगा उदयपुर से, और फॉर्च्यूनेटली वो भी आपकी तरह जोशी हैं। हो सकता है शायद आपने मीराबाई का एक भजन सुना होगा, जुना जोशी। तो यदि कभी मिले तो मैं जब भी धीरज जी जोशी से बात करता हूँ, तो मुझे वो मीराबाई का भजन जुना जोशी याद आता है। तो धीरज जी जोशी यहाँ बर्मिंघम में भारतीय विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं, योग सिखा रहे हैं यहाँ के, इनके हज़ारों फॉलोवर्स हैं डेली में, और वो भी उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं। मैं धीरज जी जोशी को आमंत्रित करूँगा कि वो पहला सवाल पूछे आपसे। माननीय धीरज जी। जी, थैंक यू जोधा साहब। पहले तो मैं हमारे माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का, जो मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, मैं उनका पहले तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं जब क्वेश्चन की बारी मेरी और जोधा साहब जब हम बात कर रहे थे, तो मैं जब बात कर रहा था उनसे कि मैं सीपी साहब से क्या बात करूँगा, तो जोधा साहब ने मुझे डिवाइड किया कि मैं बात करूँगा पॉलिटिकल विषय पर, आप कुछ बात कीजिए क्योंकि आप उनके बड़े नज़दीक से देखा है। और सच मानिए तो मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ, जिनको ये सौभाग्य मिला कि जो सीपी साहब को बहुत करीब से देख सके। तो जब मैं कॉलेज में था तो आप वहाँ विराजते थे और मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं सर से एक बहुत अच्छी चीज़ जानना चाहता हूँ जो शायद कई लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी, नॉट इवन इन इंडिया, इवन इन एंटायर वर्ल्ड। कहते हैं कि जीत का रास्ता एक हार से निकल के आता है। और जब भी आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं आई, तो माइलस्टोन बन करके आई, आपको एक नई ऊंचाई दी। और जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो 1973, 1990 एंड 2008, ये जो समय रहा, इनमें जो आपको डिफीट मिली, उसके बाद में हर बार आपने एक नई ऊंचाई को छुआ। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, एज ए डेस्टिनी और एज ए की ऑफ सक्सेस? नहीं, कुल मिलाकर मेरे जीवन की जो फिलोसफी है वो 100 नंबर के यदि हम अपने जिंदगी के अचीवमेंट को आज को स्कोर करना चाहें, तो 50% तो बिल्कुल भाग्य पर निर्भर करता है जी, और 50% निर्भर करता है आपकी मेहनत और कर्म पर। आप पूरा कर्म मेहनत करके 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं, पर 100 में से 50 नंबर ही होते हैं। पर जी, भाग्य आपके साथ में पूरा है तो 50 पूरे मिल जाते हैं, और 10 ही आप इधर कर्म के होते तो 60 नंबर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये मानता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन ठीक ढंग से करना चाहिए जी, और छोड़ देना चाहिए इस बात पर कि डेस्टिनी आपसे क्या अपेक्षा करती है। इसलिए मैं उन लोगों में हूँ, ये मानते हैं, यदि मैं इन रेट्रोस्पेक्टिव चीजों को, जैसे आपने कहा, उन सब ईयर्स को मैं याद करूं, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि डेस्टिनी फिक्स थी। उस डेस्टिनी ने मुझे अवसर दिया इस तरह की घटना लाइफ में हो और उसका अनुभव लेकर मैं आगे बढ़ सकूं। और इसीलिए जो आपने कहा, मेरे को हर इन घटनाओं के बाद मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि ये मुझे प्रेरित करती है कि डेस्टिनी जिंदगी में कुछ न कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होती जी, जी। बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आज हर युवा, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, वो चीज़ महसूस करता है कि जीवन में सफलता चाहता है और उसको अनसक्सेस मिलती है और वो हमेशा कई बार टूटता हुआ नज़र आता है। तो ये आपके जीवन से बहुत अच्छा सीख उसको लेना चाहिए।
आइडियल आप हो सकते हैं उन सभी के लिए कि आप हर बार आप जब मुझे याद है अच्छी तरह से कि 2008 में जब एक वोट से जब एमएलए का चुनाव जब आप हारे थे और उसके बाद में जो पॉजिटिविटी आपने मुझे पता लगा कि आपने तुरंत उसके बाद में विश्वविद्यालय फ़ोन किया था और कहा था कि मैं कल से विश्वविद्यालय आ रहा हूँ। मैं तो निश्चित तौर पर चुनाव नेक्स्ट डे मैं जाके कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, जी, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने छुट्टी ली, फिर दोबारा, क्योंकि जैसे ही आपका टर्म खत्म होता है, छुट्टी तब तक होती है जब आप इलेक्टेड। जब मैं चुनाव हार गया तो मेरी छुट्टी खत्म हो गई, तो छुट्टी खत्म होने से निश्चित तौर पर मुझे वापस विश्वविद्यालय ज्वाइन करना था, इसलिए नेक्स्ट डे मैंने जाकर विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, और जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम करना का था मन, उसको ज्वाइन करने का काम करना प्रारंभ करने की कोशिश। जी। बहुत धन्यवाद। बीच में सोहन जी कॉल पे हैं? ज सोहन जी शायद सोहन जी ने मुझे एक सवाल सजेस्ट किया। यहाँ का सबसे फेमस जो शॉपिंग ब्रांड है वो है टेस्को। जैसे अलग-अलग शॉपिंग मॉल है, यहाँ टेस्को है। टेस्को की एक टैगलाइन है, और वो टैगलाइन है एवरी पेनी मैटर्स, मतलब हर पैसा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि जब हमें उनसे, हाँ सोहन जी यही है, मैं चाहूंगा कि वो सवाल वो पूछे, मैं उनके सवाल को सबके सामने नहीं पूछना चाहता। सोहन जी आप पूछे। आप सोहन जी बेस्ड हैं, आईटी में कार्यरत हैं, बाड़मेर से हैं और लंदन में बेस्ड हैं। मेरा वैसे तो सवाल ये है कि जिंदगी तो हर किसी को अच्छे लेसन्स देती है और उससे सीख भी मिलती है हमें। तो वैसे तो अभी एक वायरस काफी चल रहा है, तो दिस इज विल बिकम अ बिगेस्ट लेसन फॉर एवरीबॉडीज लाइफ। सो व्हाट वी टेक आउट ऑफ इट, व्हाट इज द आउटकम आउट ऑफ इट? मुझसे पूछो तो दो चीजें, एक तो लॉकडाउन के कारण हर हिंदुस्तान के परिवार को ये समझने आना पड़ा कि हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस उपयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें ये समझ में आना पड़ा कि नेचर के साथ हमें कैसा संबंध बनाना चाहिए। तीसरा, हमारा जो फैमिली के प्रति जो इंटरेक्शन है, वो जो हमारा कम हो गया था, वो इंटरेक्शन कैसे प्रभावशाली ढंग से होता। तो कुल मिलाकर इस कोरोना ने हर व्यक्ति को अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर दिया है। यदि वो नौकरी कर रहा था तो उसके पास इतने रिसोर्सेज थे, उस रिसोर्सेज को यदि अब रोक दिया गया तो जितना रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसका जुडिशियस उपयोग करने का अवसर मिला। परिवार में समय नहीं दे सकता तो परिवार में उसकी भूमिका एक हस्बैंड के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, जिस भूमिका का निर्वहन करने में वो समय नहीं दे पा रहा था, उसमें यदि कोई कमी थी तो ये अवसर मिला है कि उस भूमिका का सही ढंग से निर्वहन कर सके। तो कुल मिलाकर इस कोरोना ने इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया हर व्यक्ति को, हर जीवन के वॉक ऑफ लाइफ में। सोहन जी का एक सवाल था, शायद वो हिचक रहे, Thank you. मैं उस सवाल को शब्दों का जामा पहनाने की कोशिश करूंगा। कल इस विषय पे मेरी चर्चा थी, तो मैं कह रहा था टेस्को की टैगलाइन है एवरी पेनी मैटर्स। तो मुझे लगा कि हम जब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा कि जब वो एक वोट वाली बात हुई तो जीवन में उन्होंने कैसे पॉजिटिविटी लेकर आए, लेकिन धीरज जी ने वो सवाल कवर कर लिया। हो सकता है कि जब भी आप कभी आर्टिकल लिखें, जीवनी लिखें, तो हो सकता है कि वो जीवनी का टाइटल हो डॉक्टर सीपी जोशी, नीचे टैगलाइन हो सकती है एवरी वोट मैटर्स। लोकतंत्र में ये जरूरी है Yes. तो वोट की क्या महत्ता है। तो एक वोट या कोई भी वोट देने का जो हमें अधिकार दिया है, वो वोट देने का अधिकार एक बहुत बड़ी ताकत देता है देश के नीति निर्धारण करने के काम का। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट कास्ट करे। इसलिए यदि एक वोट से आ रहा तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि मेरे चुनाव लड़ने में जो मेरी तैयारी है, उस तैयारी में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मैं उसको इस ढंग से लेता हूँ। लेकिन वोट का महत्व है, इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा तब हर व्यक्ति वोट की महत्ता को समझे और उस वोट के आधार पर अपना मत दे, जिससे देश के निर्माण में उसकी भागीदारी हो सके। इसलिए निश्चित तौर पर वोट का एक्सरसाइज किया जाना जरूरी है। इसलिए मेरे लिए टैगलाइन बनती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि लोकतंत्र में वोट के प्रति हर नागरिक को जागरूक होकर इसका उपयोग किया जाना। मतलब मैं इसे एक पॉजिटिव चीज मानता हूं कि जहां पर इस विषय में चर्चा होती है तो सारे देश में एक विशेष पहचान हो गई इस पर्टिकुलर टैगलाइन के कारण। आप और ये भी एक बहुत पॉजिटिव है। अब मैं बातों का रुख है एक, मुझे लगता है एक और चीज इसमें, इसमें एक और चीज मुझे लगता है कि निकल के आती है कि जितने हमारे लोग जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो अगर एक वोट से हारे तो बात ये भी आती है कि इतने सारे वोट मिले हैं उन्हें जो सिर्फ एक
थोड़ी सी और मेहनत और उस पार सफलता। ठीक है, थैंक यू। ये भी मैं है, बिल्कुल ये भी ठीक है, एक एंड ऑफ द टनल। बिल्कुल ठीक। मैं बातों का रुख वापस एक तरफ मोड़ूंगा। मुझे पता है आपने बहुत सारे मंत्रालय संभाले, फाइनली आप माननीय अध्यक्ष जी हैं। राजस्थान के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो जब भी बात करना चाहते हैं, जब वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो तो आपके थ्रू डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब मुझे एकदम, जब मैं आपके बारे में सोच रहा था अभी इसी विषय पे, तो मुझे तुरंत एक राजस्थानी छोटी सी परंपरा याद आ गई कि जहाँ ससुर से बीननी आपस में बोलती नहीं है, तो बीननी को जब कुछ बात इंपॉर्टेंट कहनी होती है, तो बीननी अपने फैमिली में किसी और बच्चे को, किसी को बोलती है कि अपने दादू साहब से कह देना कि ये सामान मार्केट से लेकर आना है। तो मुझे लगता है कि आपकी भूमिका अभी विधानसभा में इसी तरह की है कि जब दो पक्ष आपस में बात करना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से बात करते हैं। आप शायद राजस्थान ही एक पहला राज्य है भारत में जिसने सारी परंपराओं को या सारे कार्यक्रमों का लाइव यूट्यूब पर किया है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं और है। लंदन में, यहाँ पर वेस्टमिंस्टर में बीबीसी उनका लाइव करती है हमेशा। इसके पीछे क्या प्रयोजन रहा, उसके क्या परिणाम आए, और लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि यूट्यूब को लाइव प्रोसीडिंग करने के बाद नौजवान पीढ़ी के लोगों को असेंबली के बारे में जानकारी मिलने का अवसर मिला, क्योंकि अभी तक जो प्रोसीडिंग होती थी वो टीवी के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को मिलती थी। तो ये एक नया जो एक मीडिया अवेलेबल है, उसका उपयोग आज नौजवान पीढ़ी के लोगों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस लाइव यूट्यूब पे डालने के कारण नौजवान पीढ़ी का लोकतंत्र के प्रति और समर्पण और विश्वास बढ़ेगा। एक तो ये मैं पॉजिटिव चीज मानता हूँ। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। मैं स्पीकर बना, स्पीकर बनने के बाद विधानसभा में जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए मैंने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णय से हमारे जो पत्रकार मित्र थे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, करीब 1000 से ज्यादा लोग पत्रकार के नाम से विधानसभा के अंदर जब असेंबली आती तब उसमें आ जाते थे। तो मैंने निर्णय किया कि जो पत्रकार हैं उनका रेगुलेशन होना चाहिए कि कितने लोग पत्रकार हैं वो हाउस में आए, और जो उनका स्थान है उसी स्थान के अंदर वो बैठकर असेंबली की चर्चा करें। होता ये था कि ऊपर जो असेंबली में चैम्बर होते थे स्पीकर्स के, उस स्पीकर के चैम्बर्स में पत्रकारों के नाम से बहुत से लोग बैठे मिल जाते थे, और बहुत से लोग जो जाते थे वो पूरे हाउस के अंदर इस तरह का वातावरण बन जाता था कि 200 तो एमएलए हैं और 2000 से ज्यादा आदमी उस विधानसभा की कैंपस के अंदर घूमते रहते थे। तो मैं उस असेंबली की महत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ मैंने कठिन निर्णय लिए। उस कठिन निर्णय के कारण हमारे जो पत्रकार मित्र थे, वो पत्रकार मित्रों ने हड़ताल कर दी, और हड़ताल करके कहा कि हम असेंबली की प्रोसीडिंग को नहीं जाने देंगे, और नहीं जा प्रोसीडिंग देने देंगे तो आपके निर्णय को बदलना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कोई निर्णय नया नहीं किया, मैंने वो रूल्स को स्ट्रिक्टली एडर करने का काम किया है। आपका जो स्थान है वहां आप आइए, बैठिए, परमिशन लीजिए, और पूरे प्रीमिसेस के अंदर घूमकर असेंबली की जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्थित मत करिए। इस निर्णय के कारण वो हड़ताल चलती रही। तब मैंने उसी क्षण निर्णय किया कि सबसे अच्छा है कि ये आज जमाना बदल गया है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे डाल देंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो जो प्रोसीडिंग के अंदर जो चीजें हो रही है उसका लाइव लोगों को जानकारी मिल सकेगी। दूसरा, जो हमारे विधायक हैं उन पर भी एक दबाव होगा कि हम अपनी विधानसभा में अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करें, क्योंकि लोग हमारे कर्तव्य को, हमारी चर्चाओं को देख रहे हैं। इस दृष्टि से मैंने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को यूट्यूब में किया, और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि यूट्यूब की इस प्रोसीडिंग के बाद जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है वो भी इंप्रूव हुई। हमारे विधायक है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से किया, और नौजवान पीढ़ी के लोगों को विधानसभा की प्रोसीडिंग के बारे में और रुचि जागृत हुई। ये एक पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि तंत्र की तरफ से जनता की तरफ ये इंफॉर्मेशन गई। लेकिन एक नेक्स्ट स्टेप ऐसा क्या संभव है कि जो तंत्र कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तो जनता के पास पहुंच रही है, पर जनता की जो समस्याएं हैं या जनता की जो कुछ बातें हैं, जो हो सकता है कि कभी-कभी विधानसभा में ना उठ पाती हो या कुछ ऐसी बातें हो, वो सारी चीजें, जनता की वो सारी बातें विधानसभा तक कैसे पहुंचे? क्या ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज बिल्ड कर सकती है कि वो सारी चीजें या ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो कभी-कभी हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड हो सकता है कि वो जनता की वो सारी चीजें विधानसभा तक पहुंचे? विधानसभा की अवधारणा को लोकतंत्र में समझने की आवश्यकता है। विधानसभा की मोटे तौर पर अवधारणा मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली है। कानून और नियम बनाने का काम मोटे तौर पर विधानसभाओं में होना चाहिए। बाकी उसमें टाइम है, क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, और जो बिल है उनको डिस्कशन करने का एक सिस्टम है। लेकिन मोटे तौर पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम असेंबली ग्रीवेंसेस प्लेटफॉर्म बन गया, ग्रीवेंसेस को वेंटिलेट करने की जगह बन गई। पर आपने देखा होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आज आरटीआई उपलब्ध है। राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से हर सिटीजन आज वो इंफॉर्मेशन सरकार से ले सकता है जो पहले उसके पास उपलब्ध नहीं थी। आज विधानसभाओं में कानून जो बनते हैं, उन कानून में पार्टिसिपेशन उठा के देखेंगे आप तो कम पार्टिसिपेशन हो रहा है बनिस्पत की ज्यादा पार्टिसिपेशन उनके। तो क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, उनमें भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इसलिए नए सिरे से असेंबली की जो टाइमिंग है, जो उसकी अवधारणा है, उसके संबंध में भी नए सिरे से चर्चा करने की आवश्यकता है कि कैसे हम प्रभावशाली ढंग से जो नई चीजें आ गई है, आरटीआई आ गई है, आईटी आ गई है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, तो कैसे हम असेंबली की प्रोसीडिंग्स के टाइमिंग को बढ़ाएं, कैसे नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो, और कैसे जो एंटिसिपेट करें। आप बताएं कि जो हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कानून बनाए हैं, उन्होंने फोर्स ही किया है। बहुत लंबे समय के बाद क्या चीजें बनेगी, उन्होंने फोर्स ही करके वो कानून बनाया। इसलिए आपने देखा होगा कि संविधान के अंतर्गत ओबीसी का रिजर्वेशन, संविधान के अंतर्गत जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके अंतर्गत जो नियम और कानून बने, ये उन्होंने फोर्स ही किया। तो 70 साल में समय समय पर अमेंड करके हम चीजें ला कर सके। आज नए सिरे से आईटी की हमने कल्पना ही नहीं की। आईटी आने के बाद आईटी की जो प्राइवेसी के संबंध में क्या नियम और क्या कानून बनेंगे। आज ग्लोबलाइजेशन हो गया, सूचना की जो सिक्रेसी वो इरेलेवेंट हो गई है। आज आईटी के माध्यम से हर आदमी की गतिविधि को हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये नई नई चीजें आ गई है, इसके संबंध में कानून बनाने का काम कौन करेगा? यदि कानून बनाने का काम प्रभावशाली ढंग से लेजिस्लेशन में नहीं होगा, तो फिर असेंबली की रेलेवेंसी केवल ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म बन जाएगी। इसलिए जैसे जैसे लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे लोकतंत्र के संबंध में हमें नए सिरे से विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। न केवल विधानसभा, पार्लियामेंट हो, सबको भी एक नए सिरे से ये चैलेंजेस को स्वीकार करके नए सिरे से इस पर डिबेट करने की आवश्यकता है। इस पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पर नोटिस की। मैं यहाँ मतदाता हूँ, मेरे क्षेत्र के जो एमपी हैं, यदि मेरी कोई छोटी समस्या हो तो मैं उन्हें ईमेल कर सकता हूँ। जो ही मैं उन्हें ईमेल करूंगा, एक सर्टेन प्रोटोकॉल है कि उन्हें एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में उस ईमेल का उन्हें मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र का मतदाता हूँ। ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, कभी-कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड नहीं होते, एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट्री एरिया से नहीं होते। तो यहाँ पर पिटिशंस हैं, ऑनलाइन पिटिशन है। उस ऑनलाइन पिटिशन पे जब लोग साइन करते हैं, तो यदि उसका एक संख्या बल मान लीजिए कि 1 लाख तक पहुंच जाए, तो ऐसे जो विषय हैं उन पर यहाँ की संसद उन पे विचार करती है। तो यदि जनता की जो ये आवाज है, जो ऐसे अच्छे मुद्दे हैं, तो संसद उन पे डेफिनेटली विचार करती है। हो सकता है भविष्य में कुछ इस तरह की चीजें बने, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बने, जहां पर जो प्रेजेंट जो सिस्टम है वो भी मेंटेन रहे, लेकिन कुछ विशेष मुद्दों पर भी इस तरह की चर्चा हो। मैं इन्हीं चीजों पे आगे बात करूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी त्वरित गति से आया कि जब हम डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे, इवोल्यूशन पे और इन पे इतनी बातें कर डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक सवाल है कि राज्यसभा के चुनाव लगातार होते रहते हैं और शायद राजस्थान में भी राज्यसभा के चुनाव होंगे। मैंने जो एक चीज नोट की, जो पिछले कुछ वर्षों से होता आ रहा है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज में या बाकी जगहों पे, स्पेशली जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं शंकाएं उत्पन्न होती है इन चुनावों के दौर पर और दूसरे दौरों पे। एज ए स्पीकर, आपको क्या लगता है कि इन चीजों को किस तरह से किया जाना चाहिए और आगे भविष्य, इनके लिए क्या भविष्य है? राजनीतिक पार्टियों को खुद को निर्णय करना पड़ेगा कि हम नियम और कानून का पालन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लोकतंत्र में जैसे हम कोई भी एक गेम खेलते हैं, फुटबॉल का गेम है तो उसके कुछ नियम है, उसमें एक रेफरी होता है। यदि दोनों टीम नियम के अंतर्गत खेले तो फुटबॉल का गेम अच्छा गेम होता है। यदि हम नियमों को सरकमवेंट करें, फाउल खेलें, तो फिर वो गेम नहीं होता है। लोकतंत्र में भी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक मैंडेट मिलने के बाद जो पब्लिक मैंडेट है उसका रेस्पेक्ट करें, और पब्लिक मैंडेट का हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस रेस्पेक्ट को हम सबोटेज करने का काम करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल आदमी, इलेक्टेड आदमी करे, चाहे पार्टी करे, दोनों ही लोकतंत्र को कमजोर करेगी। इसीलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आया राम गया राम की बहुत ज्यादा उदाहरण हो गए, तब एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया, फिर एंटी डिफेक्शन बिल में अमेंडमेंट किया गया।
अब अमेंडमेंट क्या हो गया, बड़ी पार्टी का 2/3 आदमी छोड़ के जाएगा तो पार्टी में डिफिकल्ट होगा। तो बड़ी पार्टी का तो संख्या ज्यादा होती है और छोटी पार्टी का 2/3 कम होता है, तो छोटी पार्टी के तोड़ना तो बहुत सरल हो गया और विद इन कानून के अंतर्गत होना है। बड़ी पार्टी को तोड़ने का नया तरीका निकाल दिया है कि पार्टी के मेंबर को रिजाइन करा दो तो टोटल नंबर ऑफ सीटें कम हो जाती है। तो यदि हम इस तरह की अवधारणा से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में पहले राजनीतिक पार्टियों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो हमने नियम और कानून है उसका ईमानदारी से पालन करें। यदि वो राजनीतिक पार्टियां उसका पालन नहीं करती है तो फिर लोकतंत्र में जैसा आप कह रहे हैं ये जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आएगा, और क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आता है तो उससे व्यक्ति जो चुनाव प्रतिनिधि उसी की क्रेडिबिलिटी कम नहीं होती है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था कम होती है। तो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था कम हो ये हमारे चिंता का विषय। इससे ज्यादा आवश्यक इस बात का है कि राजनीतिक पार्टियां जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं यदि वो नियमों का पालन नहीं करें तो इलेक्शन कमीशन में प्रोविजन होना चाहिए कि उस राजनीतिक पार्टी को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे जो नियम और कानून का पालन नहीं करेगी। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हम नहीं करेंगे तो जो चीजें अभी चल रही है वो लोकतंत्र के लिए मजबूती का संकेत नहीं देते, वो लोकतंत्र को कमजोर करने का संकेत देती है। ये सब राजनीतिक पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। हमारे साथ अमेरिका से ओझा जी जुड़े हैं, उनका भी एक सवाल है, वो काफी लालायित है, यंग है, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो वो शायद आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। ओझा जी। ओझा जी आप ऑनलाइन हैं अभी? Yes, Namaskar sir. My name is Naresh नमस्कार। Oja. I belong from Bhilwara parliamentary constituency for you, which was your the land of karma, and the great thing that you did there, that bringing the water from Chambal, and people still remember you always, like they want to see you. Thank you. My question is related to what are those major strategic decisions or the earlier major plans which has been impacted due to this COVID situation, especially in terms of overall growth and development of Rajasthan or the basic infrastructure development? You know, the state resources are limited. The COVID has given opportunity to Government of India to implement act which govern entire thing. So states are not free. They are supposed to govern by the law which says that basic policy decision will be led by Government of India and state will have to implement it. Unfortunately, the state economy is on trouble. So if states are not having money at their disposal, they won't able to take free decision to meet out this problem. So the corona epidemic has put entire economy on stress. So now every state is facing this problem. Unless and until we get rid of this, it will be very difficult to meet the requirement of corona. So just adding little thing on this one, like I know the earlier government of Congress had a plan very well, the metro thing in the Jaipur, because I am living in Jaipur, my base location is Jaipur. And it may be possible that this COVID situation has troubled this plan again, this thing. So any such plan like the government had in the mind and now they won't be able to do that? At this moment, the priority is to address corona. And Okay. state having resources crunch. So I don't think that at this juncture I will able to comment about the issue which you are raising. But yes, I say that was the priority when Ashok Gehlot was chief minister last tenure. Then he started the metro concept in Jaipur. So I believe that the metro is his priority sector, but it depends upon the availability of funds. Yeah, that makes sense. थैंक यू नरेश जी। हमारे साथ एक और हैं, आलोक जी शर्मा, ऑक्सफोर्ड से हैं। जो ही ऑक्सफोर्ड का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि ये मान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड पश्चिम की काशी है। तो आलोक जी शर्मा आप पूछिए। आलोक जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा सवाल ये शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के जो स्कूल हैं, सरकारी माध्यम के स्कूल हैं, वहां शिक्षा को कैसे और जो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से उस स्तर पे कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि राजस्थान में सरकारी स्कूल में विद्यार्थी बहुत हैं और उनका रीच भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे स्तर को कैसे ऊपर लाया जा सकता है?
अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है राजस्थान के, गोविंद डोटासरा जी, उन्होंने 2-3 अच्छे इनिशिएटिव लिए। एक तो इनिशिएटिव लिया है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल स्कूल होगी जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, तो एक रेफरेंस कैटलिस्ट का काम करेगा आसपास की स्कूलों के संबंध में। अभी जब कोरोना का प्रॉब्लम आ गई तब आईटी के माध्यम से एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम भी गवर्नमेंट के स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, ये आने वाले समय माइलस्टोन होंगे एंड क्वालिटी ऑफ जो सरकारी एजुकेशन है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो डेमोक्रेसी में जो इनोवेशन इंट्रोड्यूस है वो सब्जेक्ट टू दी पॉलिटिकल पार्टीज रिजिम है। 5 साल की सरकार है, उस 5 साल की सरकार एक काम करती है, दूसरी सरकार की प्रायोरिटी आती है, वो बदल जाती है। जब तक एजुकेशन के बारे में हम एक कॉन्करेंट लिस्ट का व्यू नहीं लेंगे कि स्टेट्स को उसको टेम्पर करने का मौका नहीं मिले, वंस फॉर ऑल वी डिसाइड एंड डिस्कस थॉरोली एंड देन वी इम्प्लीमेंट इट, तब उसका जाके इम्पैक्ट आएगा। पर मुझे लगता है कि इस सरकार ने जो प्राथमिकता निर्धारित की है उसमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दुनिया की बहुत सारी सरकारों की नजर है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी इस विषय पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट जो हमारे हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा दिलीप जी पुंगलिया जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। दिलीप जी पुंगलिया। नमस्कार सर। नमस्कार दिलीप। सब क्वेश्चन पूछेगा। आई हैव वन क्वेश्चन, means how you deal with all these like demands and everything, means how you work around your timings to fulfill all these demands. Don't you feel sometimes painful all these exercise what you are doing as a public servant? I don't think, because I opted for this. Once you opted this profession, the commitment becomes your higher side. So it's not a stress because I opted for politics. So I know the what are the hazards of this profession. So I enjoy it. Once you enjoy in some work, then I don't think there's any problem. And you want to share any painful moment where you thought and then you carried away with the public serving? Painful in the sense that when you support weak person, vulnerable section of the people for his welfare, and then he at the time of crisis he decided not to support you, then you feel odd about this, because you are fighting against odds, you are fighting against people who are vulnerable, and the people who are giving pains to them, they are enjoying the situation when the person to whom you are supporting or the section to whom you are supporting should stand with you, and he is not standing with you. So then become a painful experience, because ultimately in electoral politics you require vote. ये मैं आपकी ये इस बात से मैं आपका बहुत समर्थन करूंगा कि शायद जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है या फिर इवन दूसरी जगह पे है, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है। अभी मैं 2-4 दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि जिनकी रगों में जितना ज्यादा नमक उनका खून बन के दौड़ता है, आपका नमक उनकी रगों में खून बन के दौड़ता है, वो लोग उतने ही आपके विरोध में होंगे। तो आप जिन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो आपके सामने आपके विरोध में खड़े होते हैं। ये मुझे लगता है कि दुनिया का एक ट्रेंड है, और जो भी समाज में ऐसा काम करते हैं उनको इस ट्रेंड के साथ काम करना ही पड़ता है। ये मुझे लगता है कि सच है जिसे जितना जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही अच्छा है और उतनी खुशी है। अभी आप जब कह रहे थे, दिलीप साहब सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे एकदम एनालॉजी याद आई कि जब इतना सारा पार्लियामेंट में या असेंबली में जब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने लोगों को डील करना होता है, तो कई बार आपकी स्थिति वैसी हो जाती है, ऐसी सासू जी जिनकी 5-7 बीननियां घर में, उन सबको कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल काम है। मैं नेक्स्ट सवाल है वो आपके मेवाड़ से ही हैं, जिनका मैंने तवारुफ पहले करवाया था। फिला से हैं ठाकुर आदित्य सिंह जी शक्तावत, जो लेट कुबेर सिंह साहब के पोते भी हैं। आदित्य बने खमगड़ी हुकुम। और अब वैसे है तो मेवाड़ से ही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हुकुम। एक चीज है हुकुम, जैसे अभी सभी सीरियस और सभी तो बात हो गई, पर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे पॉलिटिक्स की हर एक की बुक होती है, पर स्पीकर बनने की कोई बुक नहीं होती, ये तो मुझे अच्छे से मालूम पड़ गया है हुकुम। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं कि पक्ष को भी और विपक्ष को भी? जैसे अभी हमें बड़ा प्राउड होता है कि आप स्पीकर पे विराजे, और न आप और राजस्थान से भी ओम बिरला जी भी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं,
तो हाउ डू यू मैनेज, जैसे अभी बात हो ही रही थी कि ये 5 बहुएं तो एक साथ संभाल लेती है, पर आपको असेंबली के अंदर बैठ के सभी राजनेताओं को संभालना। विधानसभा नियम और कानून से चलती है, पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस, पार्लियामेंट रूल्स, ये पूरे लेट डाउन है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब स्पीकर है, उसकी भूमिका होती है इम्पार्शियल वे में आपको अवसर देने का, चाहे सरकारी पक्ष हो चाहे विपक्ष। जब आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश हो जाती है कि आप इम्पार्शियल वे में सरकारी पक्ष को भी अपनी बात करने का मौका दे रहे हैं नियम के अंतर्गत और विपक्ष को भी अपनी बात बोलने का अवसर दे रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि ये इशू नहीं आता। इसे मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि एक सास के 5 बहुएं हैं और सास यदि इम्पार्शियल होकर सब निर्णय कर रही है तो 5 बहुओं को कोई तकलीफ नहीं है। स्पीकर भी यदि इम्पार्शियल देख नियम और कानून के जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत सदन चलाता है तो फिर आपको सबका सहयोग मिलता है। तो मैं इस चीज को ऐसा मानूं कि जो अभी आप राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और देश की लोकसभा के अध्यक्ष भी राजस्थान से है, तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान की संयुक्त परिवार प्रणाली की जो सासू प्रथा है, वो मुझे लगता है कि उसका ये प्रभाव है कि दोनों जगह प्रभावी अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। एक संयुक्त परिवार का लाभ परिवार को भी मिले और संयुक्त परिवार का लाभ देश को भी। सही है। मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊं, उसमें एक दो सवालों में ये भी है हुक्म कि अब तक जो आपने एज ए स्पीकर की, उनमें से ऐसा कौन सा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आपको लगता है कि ये जनता के आमूल चूल जीवन को परिवर्तन करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कदम? मैं ये मानता हूं कि YouTube असेंबली प्रोसीडिंग को देना मैं एक कदम मानता हूं, जिस कदम में क्वालिटी ऑफ डिबेट इंप्रूव होगी और जनता को जानकारी मिलेगी कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा में अपनी बात कह रहा है नहीं कह रहा। इससे जो ओनस है वो उसके चुने हुए प्रतिनिधि पर रहेगी, अपनी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी और विधानसभा के नियम और कानून के अंतर्गत अपनी परफॉर्मेंस देने का। ये मैं समझता हूँ कि निर्णय एज ए स्पीकर उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है। इतने सारे कामों के बीच में भी मुझे पता है कि आप शिक्षा से जुड़े रहे, लेकिन आप किताबों के बहुत बड़े पढ़ाकू हैं और सड़क पे आप लड़ाकू हैं और किताबों में आप पढ़ाकू हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपको फेवरेट किताबें हैं? 5 किताबें। मेरे को तो मेरे साथी किताब लाके देते हैं, वो पढ़ता हूँ। अभी कल्ला जी ने किताब देके गए मुझे, तो मैं मेरे जो मिलने वाले लोग हैं वही मुझे किताबें लाके देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन किताबों को पढ़ें, लेकिन मोटे तौर पर सीरियस रीडिंग का समय नहीं मिलता, क्योंकि आज की डेट में इतने अखबार है कि आप उनके अखबार के एडिटोरियल भी पढ़ें। मॉर्निंग में स्टार्ट करें, आप मान लो आप स्टेटमेंट आप पढ़ें, हिंदुस्तान टाइम्स का पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ें, हिंदू का पढ़ें, आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ें, आप फिर अखबार दूसरे हिंदी के अखबार पढ़ें। तो कुल मिलाकर आपके पास जो समय उपलब्ध है वो सीरियस रीडिंग का नहीं होता है। ये ऑनेस्ट असेसमेंट। जो किताबें हमारे साथी लाके देते हैं, जैसे मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की किताब लाके दी, किसी ने उसको पढ़ा मैंने। अभी रजत शर्मा की किताब देके गए, कोई उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल्ला जी नई किताब 3-4 दिन पहले देके गए, तो कोशिश करते हैं। तो जो हमारे मिलने वाले साथी हैं, जिनको ये शौक है कि वो पढ़ के हमको जानकारी दे कि ये जानकारी इनको भी मिलनी चाहिए, मुझे खुशी होती है उन किताबों को पढ़ने की। पर मुझे कोई आप डायरेक्ट पूछेंगे कोई स्पेसिफिक कोई किताब अभी आज की डेट में है, तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जो हिस्टोरियन है जिसने किताब लिखी स्पेसमैन की, जिसके ऊपर आज सारी दुनिया चर्चा कर रही है, वो किताब को भी मैं पढ़ना शुरू किया मैंने। और मोटे तौर पर मेरा शौक राजनीतिक किताबों को पढ़ने का ज्यादा है, जिसमें बायोग्राफी हो जाए। अब आज के समय में जो नई चीजें आ रही है वो तो यूट्यूब पे भी आ रही है। अभी आपने नए नए जो अपने ग्रुप पे लोग इंटरेक्ट करवा रहे हैं उनको भी सुनो तो आपको जानकारी मिलती है। कुछ टीवी पे अच्छी डिबेट आ रही है जिसमें एंकर्स अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, उसको भी फीडबैक मिलता है। तो आज की डेट में सीरियस किताब पढ़ने के बारे में पूछोगे, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, तो आई वोंट एबल टू फिक्स अप दिस। किताबें पढ़ने का आपने बहुत समय निकाला और बायोग्राफीज आपका शौक है। आपको क्या लगता है कि आपकी बायोग्राफी कब आएगी और किस रूप में आएगी? अब जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें किताबें लिखने का कोई फायदा नहीं। अब जो नई जनरेशन है उसको इंस्टेंट चीजें चाहिए, इसलिए ये आप जैसे इंटरेक्शन करा रहे हो, इसका लाइव है, ये यूट्यूब पे जाएगा, इस तरह की चीजों को लोग ज्यादा देखना पसंद करेंगे। सीरियस रीडिंग जिसमें आपको समय निकालना हो, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज नई पीढ़ी के सामने है।
वो ये तो यूट्यूब पे देखे या व्हाट्सएप को देखे या और किसी चीजों को चार्ट करे, वो कितना समय निकाल पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ किताबें कम लिखें उतना ज्यादा अच्छा है। किताबों के बनिस्बत इन ज्यादा आप इंटरेक्शन करें, उस इंटरेक्शन से आपको फीडबैक मिले, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मेरी मान्यता। बहुत बढ़िया। मैं जब पूरे इंटरेक्शन के बारे में भी सोच रहा था तो एक शब्द बार-बार आ रहा था, वो था अनुभव। तो हमारे साथ अभी एमर्शम से जुड़े हुए हैं अनुभव जी चौधरी। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो आपसे एक प्रश्न पूछे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले जुड़े हुए थे और अब आप स्पीकर बन गए। तो जैसे आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी आप मेहनत करते हैं और फिर आप स्पीकर बने, तो आपके लिए सब बच्चे बराबर हैं अभी। तो वो एक अलग काम है। तो आपको कौन-सा काम ज़्यादा हार्ड लगता है और कौन-सा यानी आपको करके मज़ा आ रहा है और खुशी हुई, यानी ऐसे आपको क्या लगता है कि मैं एज़ ए इंडिविजुअल कोई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ज़्यादा अच्छा लगा या एज़ ए स्पीकर वेयर मैं सबको बराबर देख रहा हूँ? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन यंग हो गई है। 65% पॉपुलेशन 35 की है। मैं 1980 में 29 साल की उम्र में एमएलए बन गया। 5वीं बार मैं एमएलए हूँ। भारत सरकार में मंत्री रह गया हूँ। इसलिए आज की डेट में मेरा स्पीकर का जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव दे रही है और मैं खुश हूँ कि मेरे इस राजनीतिक जीवन के अनुभव का मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि मैं स्पीकर के रूप में काम करूं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपने प्रश्न पूछा, वो स्पीकर की भूमिका में जो मेरी जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से जो भूमिका एक्सपेक्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको परफॉर्म करने का काम करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल जो है वो है स्विट्जरलैंड से एसपी सिंह जी जुड़े हैं। वो आपसे सवाल पूछेंगे। एसपी सिंह जी स्विट्जरलैंड से। एसपी सिंह जी आप हैं? हुकुम। आप पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ओरिजिनली जोधपुर से। थैंक यू जोधा साहब फॉर द चांस। अच्छा। जी। जोशी जी, मेरा सवाल है कि आप जैसे भी बोल रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि मारवाड़ी मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस है बेसिकली। तो आप यंग जनरेशन के लिए, जैसे आप अभी एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जहाँ पे आप बेसिकली न्यूट्रल है, किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक यंग जनरेशन को कैसे आप कहेंगे कि एक लीडरशिप स्किल पे आए, क्योंकि आपको तो लीडरशिप का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है अब। तो एक जो सजेशन देना चाहेंगे यंग जनरेशन कैसे अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करे और कैसे एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि पुराने वाले जो मारवाड़ी हैं वो तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं, बट अब नए वाले जो हैं वो बेसिकली अब जो सोशल संगठन है उनमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बनिस्पत की बिजनेस में जाए। वो यंग जनरेशन को समझना पड़ेगा कि आज दुनिया छोटी हो गई है। मारवाड़ी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग थे उस समय उनको दुनिया नहीं मालूम थी। उन्होंने जाकर उस ओड सर्कमस्टांसेस में अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया था। आज की नौजवान पीढ़ी को आईटी के माध्यम से दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल आज ज्यादा रिवील होने की संभावना है। पर यह खास तौर से समझने की आवश्यकता है कि हम जिस आईटी के माध्यम से सूचनाएं ले रहे हैं वो सूचनाएं ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि यंग एज में बड़ा एक व्यक्ति के पास ये जानकारी नहीं है कि जो सूचना हमें दी जा रही है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो ये आज के युग में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है। पहले किताब उसका ऑथर होता था, उस किताब का लिखने वाला कौन था मालूम था। आज जो हमें जानकारी मिल रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका ऑथर कौन है, उसमें कितनी जानकारी सही है, वो हमें जानकारी नहीं। यंग पीढ़ी उससे ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो ज्यादा प्रभावित होने से उनकी जो एनर्जी है वो जो डाइवर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो इन सब चीजों की आधी अधूरी जानकारी के कारण डाइवर्ट ज्यादा हो रही है। ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। और अब तो सारे गूगल फेसबुक सारे चीजों को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई फेक न्यूज इसको फिल्टर करो, ये करो। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जो मीडिया उपलब्ध है जिसके माध्यम से नई पीढ़ी के लोग जो पर्टिकुलरली राजस्थान के जिनमें इनबॉर्न एंटरप्रेन्योरल स्किल है वो आईटी के माध्यम से दुनिया की जानकारी लेकर अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा रिवील कर पाएंगे और ज्यादा बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर पाएंगे। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि दुनिया में आजकल सुपरफिशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है और चीजों में गहराई कम है। पहले लोगों को सुपरफिशियल नॉलेज कम था और जिंदगी में और चीजों की गहराई बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं यहाँ पास में ही बेक्सली हीथ से जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी आप ऑनलाइन हैं अभी? जी नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, बट
मैंने सोचा कि क्योंकि आप पॉलिटिक्स को इतने टाइम से देख रहे हो और आपके सामने इतना एक दौर गुजरा है, तो आपसे बेहतर इसका जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे जो आपका दिल कहता है वैसा जवाब दीजिए। कोई मतलब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारी 73 साल की आजादी है उसमें हम देखते हैं कि क्या बदला है। क्या हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे सामंतवाद भारी रहा है, आज भी है। आप देखोगे कि समाज में अभी भी सामंतवाद है। क्यों? क्योंकि एक जिसकी आय कम है वो बड़े को, जिसकी आय ज्यादा है उसका देखने का नजरिया जो है वो आज भी अलग है। जो कि जब हम किसी डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं जैसे यूके, यूएस, वो अलग है। तो ये कितना अफेक्ट करता है गवर्नेंस को, जिसमें कि जो जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग अलग स्तर पे दी गई। ऐसा नहीं है कि सीएम ही सब कुछ देखेगा या पीएम ही सब कुछ देखेगा। हर एक अलग अलग है। जैसे लॉ अबाइडिंग एजेंसीज है, सीबीआई है, मीडिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम इस दौर में, इस 73 साल में हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो पाई कि हमारे जो स्तंभ है ये सब, जिसमें एक छोटे से छोटा आदमी जैसे एक पुलिस कांस्टेबल जो है, क्या वो अपनी ड्यूटी बिना किसी दबाव के कर पाता है? जिसमें हम मीडिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रोफेशन हो, सीबीआई हो, चाहे मेडिकल हो, क्या वो बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के आज भी इस दौर में है कि वो काम कर सकता है, या वो अभी भी वैसा ही उसे करना पड़ता है जैसा कि लोग चाहते हैं कि वो करे, या उसके सुपीरियर्स चाहते हैं कि वो करे? और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी क्या राय है, किस तरह हम ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं? आपका जो प्रश्न है वो मोर और लेस प्रेजेंट जो चीजें हैं उससे अलॉडेड है। पर हमें 1952 से लगाकर आज तक की यात्रा हम करें तो मैंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है। इसलिए ये जो बातें आ रही है वो एबरेशन है। लंबे समय तक ये बातें नहीं रहेगी। पर जैसा आपने कहा वैसी स्वतंत्रता चाहे कर्मचारी को, चाहे पत्रकार को हो, चाहे जनप्रतिनिधि को, लोकतंत्र लंबे समय में तभी जिंदा रहेगा जब जैसी आपकी अवधारणा वैसा लोगों को काम करने का अवसर मिले। मैं आशा करता हूं कि जो आज आप जिन चीजों से प्रभावित होकर प्रश्न पूछ रहे हैं, आने वाले वर्षों में ये प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से लोकतंत्र में अपनी भूमिका का जो निर्वहन करना है, एक सिटीजन को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है वो ईमानदारी से कर पाएगा। एक पुलिस वाला वो अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन कर पाएगा। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भूमिका का अपने निर्वहन कर पाएगा। ये प्रश्न तब खड़े होते हैं जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई एक डिसिसिव लीडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए वीक होती रहेगी। पर मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये फेज भी निकलेगा और ये फेज निकलेगा वो ज्यादा अनुभव लेकर निकलेगा और आने वाले वर्षों में हमारे देश में ये सब चीजें जो आप जो एप्रिहेंड करें वो नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय वैसे बहुत कम है, लेकिन मैं 2-3 और प्रश्न लेना चाहूंगा। धीरज जी जोशी का शायद एक सवाल और है। जोशी जी का जोशी जी से सवाल। मैं जोशी साहब से कल्चर और विषय पे भी बात करना चाह रहा था कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो आज हर कंट्री की सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत पावरफुल होती जा रही है। और जब सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात आती है तो उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और हमारा राजस्थानी कल्चर जो है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग, और वैसे भी वर्ल्ड वाइड जब कल्चर की बात होती है तो भारत का नाम जो है वो सर्वोपरि होता है। और भारत की जब बात आती है तो फिर राजस्थान का जो हमारा राजस्थानी जो कल्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप सॉफ्ट के अंदर राजस्थानी कल्चर की क्या भूमिका समझते हैं? नहीं, अशोक जी जब पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, अब भी चीफ मिनिस्टर थे, वसुंधरा जी थे, ये सब बराबर एनआरआईज को बुलाते रहे हैं एंट्रप्रेन्योर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि कल्चरल जो हमारा ताकत है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का, वो समय आ गया है और राजस्थान भी इसमें इनिशिएटिव लेगा और आने वाले समय में इसको हम मजबूती से अपने पक्ष में लाभ लेने का कोशिश करेंगे। एक मैं सर एक चीज समझता हूँ, जो मैं जैसे बाहर की कंट्री में, जैसे यूके में भी देखा मैंने यूएस में भी देखा, और मेरे ख्याल से सभी मेरे मित्र इस बात से सहमत करेंगे कि जो इनकी हेरिटेज है, जैसे इनके जो कासल्स हैं, किले जो हैं, हमारे राजस्थान के जो किले हैं, धरोहर हैं, उनके सामने कहीं नहीं है। हमारी
धरोहर जो है वो बड़ी स्ट्रांग और बहुत ही रिच है। हम उसको प्रिजर्वेशन पे और उसको हम किस तरह से उसका उपयोग जो है वो दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट करने में शायद हम लोग उतने कैपेबल नहीं है आज, या नहीं कर पाए उतना जितना कि विदेशों में और दूसरे कंट्रीज ने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर और काम होना चाहिए? हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, या स्पेशली राजस्थान की जो धरोहर है, क्योंकि राजस्थान बहुत ही रिच है, मैंने देखा है कि बहुत रिच है। इन कंट्री में कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो राजस्थान रिच है। मैं मानता हूँ, पर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा को समझना पड़ेगा कि स्टेट्स की रोल बहुत कम है। फॉरेन के जितने हमें टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उनका अवधारणा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और अब भारत सरकार बड़े पैमाने पर कल्चर एक्सचेंज को दुनिया के सामने ले जा रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में फॉरेन पॉलिसी का इंग्रेडिएंट पार्ट बनेगा कि हम कैसे इस कल्चर को डिप्लोमेसी का पार्ट बनाए। और जैसे आपने देखा होगा कि चाइना के प्रधानमंत्री जी को गुजरात लेके गए, तो ये पहली बार कोशिश की गई कि हम इन चीजों का उपयोग ले। तो आने वाले समय में ये कोशिश होगी कि ये जो हमारी कल्चर हेरिटेज है, उसका संबंध हम डिप्लोमेसी के साथ बड़े पैमाने पर जोड़े, जिससे इमोशनली अटैचमेंट भी बढ़े और देश को उसका लाभ भी मिले। ये प्रयास शुरू हो गए और आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट एक बात आपसे मेरे ख्याल से सभी जानना चाहते होंगे। पॉलिटिक्स पे बात करी हमने, डिप्लोमेसी पे बात करी, सारी विषयों पे बात करी। आपकी जब हॉबी की बात होती है तो जोधा साहब ने बता दिया कि आपकी रीडिंग की अपनी एक हॉबी है। मैंने सुना है कि आप संगीत सुनने में भी बड़ी रुचि रखते हैं, और आपका फेवरेट सॉन्ग के बारे में भी हमें पता लगा कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो, तो मैं इस पे ऐड कर दूं कि वो फेवरेट सॉन्ग बताए नहीं, वो फेवरेट से सॉन्ग गुनगुना दे तो और भी अच्छा है। जी, मैं वही निवेदन करने वाला था जोशी साहब से कि आपका फेवरेट सॉन्ग भी अब मैं नहीं बताऊंगा, जोधा साहब ने बताया। आप ही अगर जो गुनगुना देंगे तो हमारे सभी दर्शक जो व्यूअर्स हैं, दे विल बी मोर हैप्पी। 4 लाइनें हैं, वो जिंदगी को धुएं में उड़ाता गया। उसकी जो 3-4 लाइनें, वो बड़ी अच्छी लाइन है। उसको, जिंदगी को मैं कैसे आगे बढ़ाता गया, मैं अपने गमों को कैसे उसको पॉजिटिव में लेता गया, वो जो 4 लाइनें हैं, मैं गुनगुनाता नहीं हूँ, लेकिन वो 4 लाइनें मुझे जिंदगी को प्रेरित करती है कि मैं हर चीज को, अपने तकलीफ को धुएं में उड़ाता गया, और हर जो हमारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थे उसका मैं जश्न मनाता गया। तो ये जो उसकी फिलोसफी का जो रिफ्लेक्शन है, वो मुझे अच्छा लगता है, और वही हर आदमी के जीवन में होना चाहिए कि हम कैसे जीवन को पॉजिटिव ढंग से चले, नेगेटिव चीजों को नहीं ले, और जिंदगी के साथ हम उन चीजों के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो हर आदमी आगे बढ़ेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की आवश्यकता है, और हर एडवर्स सर्कमस्टांसेस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर जिंदगी को जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये मेरे जिंदगी की फिलोसफी उस गाने की 4 लाइन में है। वो आप गुनगुनाते ज्यादा बड़ा रहेगा, मैंने तो बता दिया उसकी फिलोसफी मुझे पसंद। थैंक यू। ये शायद मुझे, जब आप ये गाने के बोल के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे वापस संगम वाला कनेक्शन याद आ गया। जो संगम होटल की आप बात कर रहे थे, तो मैं उन सारे तारों को वापस जोड़ पाया हूँ। इसी बीच मैं, इतने सारे जो लोग जुड़े हैं, इनके अलावा भी काफी लोग अभी ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस इंटरेक्शन को देख पा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान एसोसिएशन यूके एक बहुत बड़ा, मैं इसे संगठन नहीं कहूंगा, मैं इसे एक परिवार कहूंगा, जिसमें काफी लोग, कम से कम 20-30 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो सारे डिसीजंस करते हैं और इस काम को करते हैं। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से बाहर राजस्थानियों के यदि सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वो लंदन में जीवन होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्चरल कार्यक्रम, इसके अलावा अभी इस कोरोना के टाइम पर 3-4 महीने में हजारों लोगों को राशन उपलब्ध कराया, जहां पर भी किसी भी रिलीजन का, किसी भी रेस का, किसी भी कलर का, किसी भी क्रीड का, यदि किसी आदमी को भोजन की या रहने की कहीं व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर उनके लिए व्यवस्थाएं की, जो आज भी जारी है। इसके अलावा हमने अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उसका नाम था मिर्ची बड़ा फेस्ट। जिन्होंने भी कोरोना में लोगों की हेल्प की, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोरोना में हेल्प की, उन सबको हमने एक बड़ा डब्बा मिर्ची बड़ा और नुक्ती ये पैक करके, बड़ा कंटेनर, उन सबको लंदन और आसपास के छोटे छोटे शहरों में उनको डिलीवर किया। तो ये एक नई फीलिंग थी कि हम इस देश में हमारे राजस्थान की मिट्टी को कैसे उसकी खुशबू फैला सकते हैं। और हमने आपको पहले भी न्योता दिया था, लेकिन मैं आज उस न्योते को वापस रीइटरेट करना चाहूंगा, या वापस गुजारिश करना चाहूंगा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी
जहां से जन्मी, जो क्या जहां मैग्ना कार्टा की संधि हुई और जहां से हमने ये लोकतंत्र लिया भारत में, वहां भी आप उन लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बोलने के लिए पधारे हैं। तो हम सबका ये सौभाग्य होगा कि हम सबकी एक रूबरू मुलाकात होंगी एक नए रूप के अंदर भी। और अभी इस कार्यक्रम में शोएब जी या अविनाश जी हैं, यदि वो हैं तो मैं चाहूंगा कि वो एक-एक प्रश्न पूछें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। रंजीत जी, मेरी तरफ से आप राजस्थान के प्रवासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना कि कोरोना में आपने जिस तरह का काम किया उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना जब खत्म हो जाए तब ये मिर्ची बड़ा और नुक्ती खाने के लिए भी मुझे भी आमंत्रित करना, मैं भी आपके वहां पर आकर उन सब साथियों के साथ भागीदारी निभाऊं। बहुत बहुत मतलब मैं एक निवेदन करूंगा। मैं जोशी साहब को मैं कई समय से निवेदन कर रहा हूँ, जब से मैं पोस्टिंग यहाँ हुई, तो मैं जोशी साहब से निवेदन किया था कि आप जरूर पधारें एक बार। और जो जोधा साहब फरमा रहे हैं कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ यूके, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हाई कमीशन के साथ भी रहता है। आपने मिर्ची बड़े हमारे ऑफिस को, हाई कमीशन को भी, सभी को मिर्ची बड़े खिलाए, तो उसके लिए राजस्थान एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पधारेंगे तो सबको, वास्तव में राजस्थान के जितने भी प्रवासी भारतीय यहाँ बैठे हैं उनको सबको बहुत खुशी होगी। मेरी तरफ से राजस्थान प्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना और उनसे कहना कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब मैं मिर्ची बड़ा और नुक्ती खाने के लिए लंदन में आऊंगा उन सब साथियों के साथ जिन्होंने अभी सब प्रवासियों की ने सबकी मदद की उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अविनाश जी हैं या शोएब जी हैं? नो, शायद वो जुड़ नहीं पाए हैं। जो आज का ये कार्यक्रम रहा वो शायद हम सब के लिए एक बड़ी बहुत एक नए सिरे पे हम सब ने इस नए तरीके से हमने इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे कुछ डिस्कशंस किए। पुरानी जो यादें थी, जो उदयपुर की यादें थी या नाथद्वारा की जो यादें थी, वो भी वापस ताजा हो गई और ऐसा लगा कि एक रीट्रेशन हुआ अंदर की भारत का जो लोकतंत्र है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ये जो 73 साल है उनमें ऐसा नहीं कि हम कहीं रिग्रेशन में गए, हमने एक प्रोग्रेशन किया है, एक इवॉल्व हुए हैं। ये आज का एक बहुत बड़ा मैसेज था जो हम सब के लिए बहुत जरूरी था और एक भविष्य में एक नई आशा और नई होप के साथ ऐसा मैसेज हुआ। ऐसा आप क्या करना चाहेंगे कि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो एनआरआई हैं उनके जो यंग बच्चे हैं या फिर उनके फैमिली के जो यंगर मेंबर्स हैं, क्या राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा काम कर सकती है कि यहाँ के जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो राजस्थान विधानसभा में या अध्यक्ष जी के कार्यालय के साथ आकर कुछ ऐसा काम काज करें या कोई ऐसा स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम करें कि वो राजस्थान के गवर्नेंस के बारे में, राजस्थान के कल्चर के बारे में सीखे, समझें और 6 महीने का या 3 महीने का एक अनुभव लेकर वापस पश्चिम देश में आए। आपने कहा इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम ये एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है उसको मूर्त रूप दे सके। ये मैं विधानसभा के हमारे जो सेक्रेटरी है उनसे चर्चा करूंगा। लेकिन एक आमंत्रण जरूर देना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्रवासी के परिवार के नौजवान राजस्थान में आए, विधानसभा चल रही हो तो निश्चित तौर पर मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी उन्हें विधानसभा भवन में विधानसभा की कार्रवाई को दिखाने की और मैं से उनसे इंटरेक्शन करने की। तो मेरी तरफ से मैं उन सब परिवार के नौजवानों को आमंत्रित करता हूं कि जब कभी भी जयपुर आए, विधानसभा में उनकी कार्रवाई देखनी हो या मुझसे कभी मिलना हो तो जरूर आपके माध्यम से संपर्क करें। मुझे उन सब से मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। और जोधा जी, एक बार मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इसके माध्यम से अलग अलग दुनिया में जो हमारे राजस्थानी भाई हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मेरा मिर्ची बड़ा और ये नुक्ती, आप जब ये कोरोना खत्म हो जाए तब सब आदमी को याद करना, तब मैं भी आऊंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं उन सब से मिल सकूंगा। धन्यवाद हुकम। ये आज का जो कार्यक्रम है ये भविष्य में, जैसा आपने कहा कि किताबों में ना लिखा हो लेकिन डिजिटली हम सब के साथ जुड़ा रहे, भविष्य की पीढ़ियां इस इंटरेक्शन को देखें और इस इंटरेक्शन को याद करके कहें कि आजादी के 73 साल बाद ये डिस्कशन हुआ, उसमें ऐसी ऐसी आशाएं और आकांक्षाएं व्यक्त की गई, इस तरह का ये डिजिटल डॉक्यूमेंट बने, ये हम सबकी हार्दिक इच्छा है। मैं सिर्फ एक चेहरा हूं, लेकिन जो हम सब लोग हैं, हम सब की तरफ से, राजस्थान एसोसिएशन के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पर पधारे हैं। इसी के साथ हम इस लाइव कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे और मनीष जी और डॉक्टर जोशी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो जूम पे थोड़ी देर तक बने रहें, लेकिन अब इस लाइव कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। खमागणी हुकम।